आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम ज़रूर करते हैं। जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। हेलो बच्चों, जैसे कि कक्षा 12 गणित भाग 1 को हम अपनी इन वीडियोस में आपको करा रहे हैं और चैप्टर पिछली 2 वीडियो से आपको पता ही है चल रहा है आपका संबंध और फलन। संबंध और फलन को लेकर के बेटे मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड की हैं। पहली वीडियो में आपको समझाया गया था कि संबंध क्या है, उसका बेसिक बताया था कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। लेकिन अब जो है जो एक्सरसाइज हमने जो वीडियो इससे पहले वाली यानी कि वीडियो नंबर 2 जब अपलोड की थी तो उसके अंदर मैंने आपको प्रश्नावली कराई थी। मैं आपको बता दूं, मेरे पास में जो प्रश्नावली थी संबंध को लेकर के बेटा, यानी कि पहली जो वीडियो में बेसिक क्लियर किया था उसके बेस पर के वो 1.1 थी। और पहली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न, ये आप लोग देख लीजिएगा, 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हल किया था और साथ ही साथ आपको लिखने का एक अच्छा तरीका बताया था कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको लिखने का ही जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आज मैं आपके सामने बेटे 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ताकि ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसको आप छोड़े ना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हल करेंगे और आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का काम आपका क्वेश्चन नंबर 9 से 16। हमारे पास में पहला क्वेश्चन, आप लोग सब अपने पास किताब रखिएगा, ठीक है। ये किताब मैं फिर बता रहा हूँ आपको, NCERT भाग 1 की किताब जब आप साथ में रखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो आप लोग किताब में देखें और साथ ही साथ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और किताब में भी देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध कीजिए कि ए हमारे पास में कोई समुच्चय है। बिल्कुल ठीक बात है, ए हमारे पास में कोई समुच्चय है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, सवाल के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स जो है जेड में से आता है। अभी जेड क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जेड क्या चीज़ है, ठीक है। साथ ही साथ कहा गया है, कंडीशन और कही गई है कि जो एक्स की वैल्यू है ना वो 0 से तो बेटे बड़ी होगी और बराबर होगी और 12 से छोटी या बराबर होगी आपके पास में, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि ये एक सेट है। अब हमें सेट जो ए है, समुच्चय जो ए है वो क्लियर फॉर्म में नहीं दिया गया है और मैंने पहले भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको कि सबसे पहली बात यह है कि आपको ये क्लियर कर लेना है कि ए क्या है और आपका संबंध क्या है। चलिए हम पहले संबंध के बारे में बात करते हैं। संबंध जो आर दिया गया है, इसमें 2 क्वेश्चन है हमारे पास में, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, वो आराम से आप कर लोगे। कि आर जो है हमारे पास वो डिफाइन किया गया है कि आर के अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कि इसमें बेटे ए बी टाइप के एलिमेंट है, यानी कि क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट है, सच दैट कि अगर मैं इन दोनों अवयवों का डिफरेंस निकाल करके इनका मापांक ले लूँ या इनका निरपेक्ष मान निकाल लूँ तो जो चीज़ निकल करके आएगी हमारे पास में 4 का गुणज होगा। क्या होगा? 4 का गुणज। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हमारे पास में संबंध है। लेकिन जस्ट बिफोर इट हम लोगों को क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ए के अंदर अवयव कैसे कैसे होंगे। उसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये जेड आपको ध्यान देना, जेड हमेशा पूर्णांकों का समुच्चय होता है। पूर्णांक आपके पास में इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसको देख सकते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे समझा के चलता हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है वो। कि जो जेड होता है आपके पास में एक नंबर लाइन आपको बताई गई थी बचपन में, आपके पास में यही समझाता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। ये पूरी लाइन होती है हमारे पास में, जो बीच में 0 लेते हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी चलती रहेगी लाइन, 9 10 11 12, ठीक है, ऐसी चलती रहेगी लाइन आगे तक, ठीक है। ऐसे इधर की तरफ माइनस वाली क्वांटिटीज होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे चलता चला जाएगा। अब हम लोगों को कहा यह गया है कि जो सेट ए है वो इसमें से ही आएगा, क्योंकि इसमें देखो कहा गया है कि ए के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स पूर्णांक है और कैसा पूर्णांक है, जो 0 से बड़ा और 12 से छोटा होगा। अब 0 में यहाँ पे है ये वाला, इस वाले पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, 0 से बड़ा और बराबर भी, और आपके पास में 12 से छोटा या बराबर भी, तो इस पे पिक कर लीजिए यहाँ पे। तो यानी कि ये जितने भी मान है ये ए वाले आएंगे, जिसपे मेरा ये आपका मार्कर जो मैंने बहुत डार्क बना दिया इसको, ठीक है, ये ए है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए जो बनेगा हमारे पास में वो बनेगा बेटा, वो आपके पास में बनेगा 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 कोमा 10 कोमा 11 और कोमा आपके पास में 12। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि अब आपको एलिमेंट जो हैं सेट ए के एलिमेंट बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोगों को ये देखना है कि इसमें कहा गया है निम्नलिखित में संबंध आर प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब ये रहेगा कि आपको सबसे पहली बात मैं बता दूं, स्वतुल्य संबंध यही तो होता था जो पिछली वीडियो से कनेक्ट अगर हम करें, स्वतुल्य जो हमारा स्वतुल्यता लिख सकते हैं इसको, स्वतुल्य संबंध को। फिर उसके बाद में बेटे यहाँ पे आ जाएगा सम्मित संबंध या सम्मितता भी लिख सकते हैं आपके पास में, सिमेट्री। और सबसे लास्ट में बेटे जो आता है वो आता है संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामकता इसको कहो, तुल्यता, सम्मितता, संक्रामकता। ये 2 नंबर पे आएगा, ये आपके पास में 3 नंबर वाला होगा, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों संबंध सेटिस्फाई हो जाते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, तो हम कहते हैं कि जो संबंध आर है वो सेट ए के अंदर एक तुल्यता संबंध रखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बारी बारी से बेटा हम तुल्यता चेक करने के लिए पहले इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, जो मैंने पहले बताई थी आपको, कि इसमें क्या होता था कि हम लोग कोई एक एलिमेंट लेकर के चलते थे सेट में से जो गिवन सेट होगा, और ये दिखाते थे कि ए कोमा ए, फिर इसके बाद ये दिखाते थे कि ए कोमा ए, हम ये कहते थे कि वो चला जाएगा किसमें बेटे, हमारे पास में आर के अंदर। तो हम कहते थे कि ये तुल्यता, ये स्वतुल्य हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है। तो हम एक ही जगह कोई भी एक एलिमेंट इसमें से उठा लीजिए जो आपका मन करता हो। मान लीजिए सपोज मैंने इसमें से आपके सामने 3 उठा लिया, ठीक है। तो 3,3 जो है वो आर में होना चाहिए, और ये आर में तब होगा, दिस इम्प्लाइज आपके पास में, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इस कंडीशन का कहने का मतलब है कि ए बी आर में तब है जब इनका डिफरेंस का जो निरपेक्ष मान है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो 4 की गुणज। 4 की गुणज का मतलब क्या होगा, 4 का गुणज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास में 0 भी 4 का गुणज होता है। इनके वह संख्या है जो 4 से आपके पास में कट जाए पूरी, ठीक है, 4 से कट जाए। तो 0 आपके पास में होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर आपके पास में 12 होगा। इस तरीके से जो टेबल में 4 की टेबल में जो भी आएंगे आपके पास में, 0 हमेशा ही डिविजिबल होता है प्रत्येक संख्या से, सभी संख्या से, हम किसी भी संख्या से हम भाग करें तो 0 आता है आपके पास में। तो यानी कि 0 जो है आपके पास में एक 4 का गुणज है। तो जब इसकी बात करेंगे तो कहने की बात यह है, दिस इम्प्लाइज आपके पास में कि 3 - 3 आपके पास में इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 का मापांक 0 ही होगा, और 0 एक हमेशा क्या होती है बेटा, एक हमेशा ही 4 का गुणज होती है। ये शायद सम संख्या बोल रहा हूँ, सॉरी, 4 का गुणज, 4 का गुणज है। तो 4 का गुणज है तो आप यहाँ लिख देंगे, अतः यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे आप लोग, आपको बताया गया था पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से, कि आर ए में स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य है। आर ए में क्या है, स्वतुल्य है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। बात करते हैं बेटे दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में हम लोगों को 2 एलिमेंट लेकर के चलने पड़ेंगे आपके पास में, किस में से, ए में से। लेकिन फिर वही बात आपके सामने आती है, आप लोगों को कैसे एलिमेंट लेकर के चलने हैं, क्योंकि जो सम्मितता की जो डेफिनेशन होती थी आपके सामने, वो ये होती थी कि हम ए बी लेकर के चलते थे आर में से, ठीक है, और हम लोग ये दिखाते थे कि इसके उल्टे में भी, यानी कि बी कोमा ए में भी वही संबंध होगा जो ए कोमा बी में है। तो इसके लिए हम लोगों को इसको ध्यान से चूज करना होता था। हम लोगों को ऐसे अवयव लेने थे जो पहले से ही आर में हो। तो वो कौन से अवयव होंगे, जिनका डिफरेंस 4 का गुणज होगा। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे कि मान लिया मैं उठा लेता हूं आपके पास में 1 और 5 ले लेता हूं, ठीक है, क्या लेता हूं, 1 और 5। तो मैं यहाँ लिखता हूं, हमने 1,5 ले लिया, 1,5 हमने किस में से ले लिया, ए में से ले लिया, 2 अवयव लिए 1,5। और हम लोग देखो ये चेक कर, ये वाली चीज़ हम चेक करेंगे, ये वाली हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस वाली को चेक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ हाथ से ही, कि सबसे पहले हम 1,5 देखते हैं बेटे ये आर में है या नहीं है। वैसे होगा क्योंकि हमने देख के ही लिया है। कहा गया है कि इनका डिफरेंस 1 - 5, ठीक है, इज इक्वल टू 4, बिल्कुल ठीक है, 4 ही होगा। ये 4 का गुणज है, बिल्कुल सही बात है कि ये तो वेरीफाई हो गया। अब 5,1 अगर आर में रहेगा, दिस इम्प्लाइज आपके पास में 5 - 1, और ये आ जाएगा आपके पास में, ये भी 4 ही आएगा, क्योंकि -4 था ऊपर तो, लेकिन मोड की वजह से +4 लिखा गया, ये भी 4 ही आएगा, जो कि जो 4 का क्या है बेटे, गुणज है, गुणज आपके पास में है।
अब जब 4 का गुणज है तो इसका मतलब आपके सममितता भी सिद्ध हो गई। लिख सकते हैं अतः हमारे पास में अतः आर ए में सममित है। क्या है बेटा? सममित है। हम लिख सकते हैं कि आर ए में बेटे क्या है? सममित है आपके पास में। लास्ट वाला टॉपिक बचा संक्रामकता। संक्रामकता में हमारे पास में 3 अवयव लेकर के चलने पड़ेंगे और हम फिर डेफिनेशन बता रहे हैं कि ए कोमा बी ऐसा लेंगे जो आर में रहेगा, तथा बी कोमा सी भी ऐसा लेंगे आपके पास में, बी कोमा सी भी ऐसा लेंगे जो आर में रहेगा। और हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि ए कोमा सी जो है वो भी आर में ही चला जाएगा। तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है। इसको बहुत जोर दे के मैंने पहली वीडियोस में बताया है कि कैसे कैसे आपको अवयव चूज करना है। तो बेटे पहली वीडियो जरूर देखें तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब संक्रामकता सिद्ध करने के लिए हम लोगों को ऐसे 3 एलिमेंट लेने हैं। सबसे पहले 2 ऐसे लेने हैं जिनमें संबंध हो। तो पहले सिंपल सी बात है, मान लिया इसके 2 अवयव ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लो, जो जिनका डिफरेंस आर में चला जाए, यानी कि ये जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। जैसे मैंने लिया बेटे 2 ले लिया और 6 ले लिया, क्योंकि 2 - 6 हमेशा बन जाएगा। ठीक है, और फिर 6 ले लिया और आपके पास मैंने 10 ले लिया। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ कि 2, 6, 10 हम लेकर के चल रहे हैं बेटे ए में से। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ये ए हो जाएगा तो ए की जगह मैं ये लिखूंगा 2। ठीक है, ये बी है तो ये लिखा जाएगा 6, या ऐसे ना करके दोबारा आप लोग लिख लीजिए, इसको सिस्टम से लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि क्या 2, 6 आपके पास में आर में जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे कि इस डेफिनेशन के हिसाब से कि 2 - 6 माइनस का 4 रहेगा, लेकिन फिर प्लस का 4 ही आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि ये 4 का गुणज रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद में 6, 10 की कंडीशन देख लीजिए बेटा। दिस इम्प्लाइज आर, कहने की बात है कि 6 - 10 ये भी 4 आ जाएगा, तो ये भी आपके पास में उस शर्त को पूरा करेगा जो कि दी गई है। बाद में बात करते हैं, हम लोग को सिद्ध करना है इन दोनों के बीच में, यानी कि क्या 2, 10 भी कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 2 - 10 = 8 आ जाएगा। और 8 भी हमेशा 4 का गुणज होगा ही होगा। आपको पता है 4 से पूरा कटने वाली ये संख्या है। तो यानी कहने की बात ये है, अतः लिख देंगे इसमें हम लोग, अतः आर जो है ए में संक्रामक है। ठीक है, क्या है? संक्रामक है। और अब ये भी वेरीफाई हमने कर दिया बेटा, ये वाला वेरीफाई हो गया, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। मैंने कहा था अगर तीनों संबंध वेरीफाई हो जाते तो हम लोग कहते हैं कि ये जो संबंध है ये आपके पास में एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट जो बेटा है वो आर संबंध दिया है कि जब ए बराबर बी के होगा, तो वो और भी आसान हो जाएगा। यानी कि इस शर्त की जगह आप ए बराबर बी लेके चलोगे तो आप लोग जब उसको करोगे तो वो और भी आसान होगा। आप लोग लिखें बिल्कुल सेम तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा वो ए बराबर बी वाला। आप लोग स्वयं करें, ट्राई करें। ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें ये लिखने में परेशानी है या जो भी है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशंस वगैरह देनी है, जो कि आप मेरी पहली वीडियो को अगर ढंग से देखोगे, उदाहरण देने हैं आप लोगों को, वो आप आराम से देखेगा बैठ के। ये सिर्फ राइटिंग वर्क है। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो ढंग से देखी होगी तो वो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। ये कुछ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं मोस्टली। तो हम ये 4 क्वेश्चनों पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी है और आपकी किताब में भी है। आप लोग किताब से पढ़िए, ध्यान दीजिए क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में। मान लिया हमारे पास समतल है, जैसे बोर्ड समतल है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनाए गए हैं कहीं कहीं भी। ठीक है, इनका एक समुच्चय बनाया गया है आपके पास में। समुच्चय में संबंध आर। अब सबसे पहले समुच्चय जो हमारे पास में दिया गया है उसको अच्छे से परिभाषित कर लो। हमने सपोज कर लिया कि ए वो समुच्चय है। वो समुच्चय कैसा है हमारे पास में कि इसके अंदर आपके पास में एक्स टाइप के एलिमेंट हैं। उसकी बात के हिसाब से बना रहा हूँ मैं सेट को, ध्यान दीजिएगा। मैं जो लिख रहा हूँ आप कहोगे सर क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन उसके बातों से मैं ये समुच्चय बना रहा हूँ। कहा गया है किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय। तो मैंने कहा कि ए कोई समुच्चय है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है, और एक्स क्या है? एक्स हमारे पास में समतल में स्थित बिंदु है। समतल में स्थित बिंदु है आपके पास में। ये हमने सेट बना लिया जो कि हमें क्लियर है, यानी कि इसके अंदर सभी पॉइंट्स आएंगे जो कि एक समतल में स्थित होंगे। उसके बाद में उसने कहा है कि एक संबंध आर उसने बोला है। संबंध आर किस तरीके से है कि इसमें पी क्यू टाइप के एलिमेंट हो, कैपिटल पी कैपिटल क्यू, सच दैट कि हमारे पास में इनके बीच में क्या संबंध है, पी और क्यू के बीच में। पी की मूल बिंदु से दूरी, पी की
आपके पास में मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, कहा गया है देखिएगा कि P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। यानी कि आपके पास में P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी। तो यानी कहने की बात क्लियर ये है कि हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट है, ये वाला, ये P है और हमारे पास ये Q है, तो अगर मूल बिंदु से देखा जाए, ये मूल बिंदु O है, तो इसकी जितनी दूरी ये है, अगर बाई चांस ये हमारे पास में x है तो ये भी आपके पास में कितनी होगी, x होगी। तो कहने की बात ये है कि दोनों बिंदुओं की दूरियां जो है वो मूल बिंदु से समान है, ये संबंध है। यानी कि इस सेट के अंदर, इस PR के अंदर ऐसे ही सारे पॉइंट्स आएंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरियां समान रहेंगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध बनेगा, ये वाला। और तुल्यता संबंध के लिए फिर मैं आपको वही बात बता रहा हूँ बेटा कि आपको तीनों संबंध वेरीफाई करके दिखाने होंगे। उसके बाद पुनः सिद्ध कीजिए, ये बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको तुल्यता सिद्ध करते हैं, उसके बाद हम जो बाद का पार्ट है वो बाद में करते हैं। तो हमारे पास में क्या कहा गया, देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए तीनों स्टेप हम लेंगे, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, एक दूसरा स्टेप यहाँ ले लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं करता हूँ स्वतुल्य संबंध। क्या करते हैं, स्वतुल्य, स्वतुल्यता में लिखता हूँ इसको, या फिर रिफ्लेक्सिविटी अंग्रेजी में कहते हैं। तो जब हम इसको करते हैं तो कोई एक पॉइंट लेकर के चलते हैं ए में से। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि P लेकर के चला मैं, किस में से, A में से। P क्या है, P एक बिंदु ही तो है आपके पास में, P Q R S इस टाइप के बिंदु आप लेंगे इसमें। तो हमने एक बिंदु लेके चले A से, और अगर हम कहें कि P, अगर हम कहें कि R में चला जाएगा तो कब जाएगा, P, ये जो कर्मित युग्म में R में चला जाए तो ये कब जाएगा, कि जब P की दूरी Q की दूरी के बराबर थी। यानी कि पहले पॉइंट की दूरी पहले पॉइंट की दूरी मूल बिंदु से जो दूरी थी और दूसरे पॉइंट की जो मूल बिंदु से दूरी थी वो समान होगी। तो इसमें तो दोनों पॉइंट समान ही है, तो एक बिंदु हमारे पास केवल P ही है, तो इसकी दूरी तो हमेशा समान होगी मूल बिंदु से। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, P की दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी आप अच्छे से लिखेंगे, बराबर होगी P की, क्योंकि बिंदु तो एक ही है ना, कि मूल बिंदु से दूरी, जो कि बिल्कुल बात सही है, मूल बिंदु से आपके पास में दूरी, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कहने की बात, ये कथन आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉइंट एक ही है। एक बिंदु की, कोई एक बिंदु है, उसकी तो हमेशा मूल बिंदु से दूरी चाहे कितने तरीके से नाप लो समान ही आएगी। तो हमारे पास में जो है इसको कह देंगे, अतः जो हमारे पास में R रहेगा, R जो है वो A में स्वतुल्य रहेगा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य आपके पास में है। तो पहली कंडीशन मैंने वेरीफाई कर दी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, वो है सममितता। सममितता या सम्मित संबंध, कुछ ही लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, आपके पास में। तो कैसे किया जाएगा इसको थोड़ा रफ कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेकर के चलते हैं। सपोज कर लेते हैं हमने दो एलिमेंट लिए, एक तो P के ले लिया, एक Q ले लिया। किस में से लेके चले हम, A में से। और अगर P Q R में है तो हम लोग सिद्ध क्या करते हैं, कि Q P भी R में रहेंगे, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है। इसको लाइन बना लें ताकि अगले वाला भी हो जाए। तो P Q हमारे पास में R है, तो इसका मतलब है P की ऊपर वाली बात, मूल बिंदु से जो दूरी है, मूल बिंदु से दूरी, वो बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये कह रहे हैं कि P की मूल बिंदु से दूरी भी वही है जो Q की मूल बिंदु से दूरी है, तो इसका ऑर्डर तो रिवर्स कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है कि Q की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, बराबर है P की मूल बिंदु से दूरी। तो इसका मतलब बेटा हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि QP जो है बेटा वो भी किस में चला जाएगा, R में चला जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में संबंध सम्मित भी है। संबंध क्या है, सम्मित भी है। तो तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, संक्रामकता, ठीक है, आपके पास में संक्रामकता, ठीक है।
तो आपके पास में इसमें 3 एलिमेंट लेकर चलते हैं। सपोज कर लेते हैं एक P ले लिया हमने, एक Q ले लिया। अब चूंकि R हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास में R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसमें R ना लेकर के S लेते हैं। P Q S 3 एलिमेंट लेकर के चलता हूं बेटे, किसमें से, A में से। और सबसे पहली कंडीशन के P, Q R में है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज आप लिख के दिखा दीजिएगा कि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी आपके पास में। दूसरी कंडीशन क्या है, Q रिलेशन रख रहा है S से, तो आप कहेंगे फिर इसमें, ठीक है, कि क्या कहा जाएगा बेटा कि Q की मूल बिंदु से दूरी, Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर रहेगी S की मूल बिंदु से दूरी। अब इस कंडीशन से आपको क्या समझ में आ रहा, देखो जब हम कह रहे हैं कि मूल बिंदु से P की दूरी भी वही है, मान लीजिए हम कह दिया हमने ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये S पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि इसकी इस मूल बिंदु O से इसकी दूरी हमारे पास में 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 10 होगी और इसकी भी 10 है। तो क्या अगर मैं बीच वाली को रफ कर दूं तो P की भी 10 रहेगी और S की भी 10 रहेगी। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि जो P, S है वो भी किस में चला जाएगा, R में चला जाएगा। P, S जो है वो R में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि संबंध जो है वो क्या है, संक्रामक है। और अगर संक्रामक है, सममित है, स्वतुल्य है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो संबंध है आपका वो एक तुल्यता संबंध है। मैं समझता हूँ क्वेश्चन लिखने का तरीका आपको समझ आएगा और आप लोग देखिएगा बेटे, ऐसे ही आप लोगों को राइटिंग वर्क करना है। इसका दूसरा पार्ट आपके पास में इन्होंने कुछ और कही है कि पुनः सिद्ध कीजिएगा कि बिंदु जो P है, अगर P हम नॉट इक्वल्स टू 0 0 0 0 का मतलब ये मूल बिंदु ना होकर के, मूल बिंदु आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ आपस में काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। उसने कहा कि अगर P को मूल बिंदु ना लें, ठीक है, P को हम मूल बिंदु ना लें, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को प्रदर्शित करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने कहा था अगर हमारे पास में ये मूल बिंदु है O, ध्यान दीजिएगा 0,0 के इसके निर्देशांक होते हैं, या 0,0 इसके जो आपके पास में कर्मित द्विगुम रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर इससे दूरी हमारे पास में ये P पॉइंट है, इसकी दूरी भी उतनी दूरी पे हमारे पास में फिर ऐसे ही S पॉइंट है, उतनी दूरी पे हमारे पास में फिर आपके पास में ये वाला Q ले लीजिए, फिर ये वाला S है। ऐसे ही और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे आपके पास में जो कि समान दूरियों पर होंगे, जो कि जिनकी दूरियां समान होंगी। और अगर बेटा इनको आपस में मिला दें हम इस तरीके से, ये अगर हम आपस में इसको मिला दें तो बेटे एक वृत्त बन जाएगा हमारे पास में। क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु रहेगा और त्रिज्या जो रहेगी वो मूल बिंदु से दूरी रहेगी उन बिंदुओं की। तो हमारे पास में उसने कहा है कि ये एक सर्कल बनेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं इजीली। आप क्या लिखेंगे, ठीक है, नहीं चूंकि लिख सकते हैं यहाँ करके, चूंकि P की मूल बिंदु से दूरी आपके पास में जो है वो बराबर रहेगी Q की मूल बिंदु से दूरी, जो कि अभी बात की है, ठीक है नहीं, से दूरी ऐसी बराबर रहेगी S की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है आपके पास में। तो अब ये एक ऐसा सर्कल बनेगा आपके पास में, तो यहाँ लिखा जा सकता है, इस चित्र को आप बना के दिखा सकते हैं इसमें, तो ये P Q R S इसमें पॉइंट दिखा सकते हैं। और इस चित्र को जब आप बना करके दिखाएंगे, एक आप लोग कंपास का यूज़, प्रकार का यूज़ करके दिखाना थोड़ा सही तरीके से, डिस्टेंस पूरी लेकर के, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये लाइन लिखने के बाद में ये सीधा डायरेक्ट आप बना देंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाद में कि अतः, यहाँ लिख देंगे अतः, ठीक है नहीं, P Q S वृत्त की रचना करते हैं आपके पास में, वृत्त की रचना करते हैं जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र आपके पास में बेटे मूल बिंदु यानी कि 0 0 है। तो ये आपको लैंग्वेज बेटे इसमें देनी है। तो 11वां क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों में समुच्चय A है। समस्त जितने भी त्रिभुज आपके पास में हैं, यानी कि आपके पास में A जो सेट है उसके अंदर अवयव कैसे हैं, उसके अंदर X टाइप के अवयव बना रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। और
एक्स सच दैट कि एक्स कैसा है, एक्स एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है आपके पास में, ठीक है बात है। तो ये एक समुच्चय हमें दिया गया है। सबसे पहले हमने कहा था कि समुच्चय क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में कहा गया है संबंध जो है आपके पास में, संबंध जो है आपके पास में, ठीक है, आर हम संबंध लेकर के चल रहे हैं और वो कह रहा है कि आर एक संबंध ऐसा है कि अगर हम दो त्रिभुज लें T1, T2, ये T1 T2 जो है वो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ भी ट्रायंगल ले सकते हो कि इसमें T टाइप के एलिमेंट है और T क्या है आपके पास में, एक त्रिभुज है, क्योंकि संबंध में T1 T2 दिया गया है तो आप इसको भी T लिख सकते हैं। सच दैट कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, सच दैट कहा गया है कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के क्या है बेटा, समरूप है आपके पास में। समरूपता का कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने की आवश्यकता है क्योंकि क्लास 10 का था, लेकिन फिर भी हम बता देंगे। समरूप का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे त्रिभुज जो आपके पास में आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन इनके जो संगत कोण हैं वो हमेशा बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी अनुपातिक होंगी। मतलब कहने की बात यह है कि अगर कोई त्रिभुज आपके पास में समरूप है एक दूसरे के, तो आप ये कह सकते हैं कि उनके प्रत्येक संगत को जो कोण है वो दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होंगे, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि अगर हमारे पास में संबंध है तो हम लोगों को इस संबंध को क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा, प्रदत्त द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहली बात तो हमें तुल्यता संबंध दिखाना। तुल्यता संबंध कोई ज़्यादा बड़ी बात है दिखाने के लिए, वही लाइनें बना लेंगे आप लोग तीनों कंडीशंस को। सबसे पहले हम इसमें स्वतुल्य दिखाएंगे बेटा, स्वतुल्यता दिखाएंगे। और स्वतुल्यता में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेकर के चलेंगे T1, किस में से लेके चले बेटे, A में से। और T1 हमेशा अगर T1 रिलेट करेगा R में जाएगा तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो T1 है ना बेटा, T1 है वो अपने आप के ही समरूप होगा। ध्यान दीजिएगा, ये निशान मैंने बनाया है, ये निशान जो है वो समरूपता का निशान है। आप लोग ज़्यादा लैंग्वेज ना लिख करके तो ये बना दीजिएगा सिर्फ। तो T1 हमेशा T1 के ही समरूप होता है, प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के ही समरूप होता है, ये 100% बात है। क्लास 10th में अगर आपने समरूप त्रिभुज की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी तो आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर बेटा नहीं समझ में आ रही है तो समरूप त्रिभुज की भी सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, क्लिक कीजिएगा, समरूप त्रिभुज की कंडीशंस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा समरूपता की प्रॉपर्टी को, तो आप सीखने का अगर इच्छुक हैं तो आप सीख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो बेटे हमारे पास में इसको कह करके हम कह सकते हैं, लैंग्वेज आप लिख लेना कि स्वतुल्य संबंध रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में दूसरी बात है हमारे पास में सममितता चेक करते हैं हम लोग। सममितता चेक करने के लिए हम T1 और T2 दो आपके पास में ट्राइंगल लेके चलेंगे A में से, और ये है कि T1 अगर T2 R में हैं, इसका मतलब ये है कि T1 समरूप रहेगा T2 के। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि T2 समरूप रहेगा T1 के, ठीक है ना, क्योंकि जब एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज भी उस पहले के समरूप होगा ही होगा। और इसको लिखा जा सकता है बेटे कि T1 और T2 और T1 जो है वो किस में चले जाएंगे, हमारे पास में R में। तो आप कह सकते हैं कि ये संबंध सममित भी है। तीसरी कंडीशन, ये बहुत आसान सवाल था। तीसरे में हम लोग दिखाते हैं संक्रामकता। संक्रामकता की बात अगर हम करें तो हमारे पास में T1, T2 और T3 तीन आप त्रिभुज लेके चलें A में से, और आपको पता है कि T1 और T2 R में हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि T1 समरूप रहेगा T2 के। बिल्कुल ठीक बात है। अगर T2, T3 R में हैं तो इसका मतलब रहेगा कि T2 समरूप रहेगा T3 के। तो अगर इन दोनों कंडीशन को दें, T2 समरूप T2 के, T2 समरूप T3 के, तो हम लिख सकते हैं तब हम कह सकते हैं कि T1 समरूप रहेगा T3 से, और इसका मतलब है कि T1 और T3 में भी यही संबंध आपके पास में दिखाई देगा जो कि हमें दिया गया है। इसका मतलब ये तीसरा संबंध भी वेरीफाई आपके पास में हो गया। तो तीसरा संबंध वेरीफाई होने के बाद में क्वेश्चन आधा आपका सॉल्व हो गया। तुल्यता संबंध आप इसे लिख सकते हैं एक लाइन और बना करके कि अतः प्रदत्त द्वारा जो परिभाषित संबंध है वो एक तुल्यता संबंध रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, ठीक है। तो एक चीज़ और उसने दी है, तो इसको मैं थोड़ा सा करने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए तो रफ कर लेता हूँ। तो इसका सेकंड पार्ट आप देखिएगा कि भुजाओं 3, 4, 5 वाला एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें 90 डिग्री है, बड़ी भुजा ये होगी 5, ये इसको हमने 3 कह लिया, इसको 4 कह लिया। समकोण त्रिभुज हमारे पास में ये T1 दिया, उसने कहा ये कि ये T1 है मेरे पास में, ठीक है। T1 भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, एक और दिया है मेरे पास समकोण त्रिभुज जो कि T2 है। इसमें हमें सबसे बड़ी भुजा के 90 के सामने वाली साइड हमें सबसे बड़ी होती है, तो उसको आप 13 कह देंगे बेटा,
ये 13 हो जाएगी आपके पास में, ये 12 हो जाएगी और ये आपके पास में 5 हो जाएगी। ठीक है, और एक हमारे पास में एक और दिया गया है T3, इन्होंने T3 आपके पास में दिया है इसने कि 90 के सामने वाली साइड जो है वो 8 रहेगी, सॉरी 10 रहेगी, और ये हमारे पास में इधर वाली 8 रहेगी और ये वाली हमारी 6 रहेगी। तो ये 3 है, T1 है, T2 है और T3 है आपके पास में। क्या कहिए, ये बात सुनिए ध्यान से कि विचार कीजिए T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। क्योंकि समरूप दिखाने की 2 कंडीशन होती थी आप लोग, या तो आप संगत कोणों को बराबर दिखाते थे या फिर आप उनकी संगत भुजाओं को समानुपाती दिखाते थे। तो इसके अंदर क्या खास बात रहेगी हम लोगों को देखना, क्या ये आपको कहने की बात यह कि क्या T1 T2 से समरूप है, क्या T2 T3 से समरूप है, ये हमें चेक करना है। बहुत आसानी से इसको चेक कर लिया जाए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज है आपके पास में, क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा आपके पास में, ये भी 90 डिग्री बनेगा। और साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा इनकी भुजाओं की अगर हम बात करें, क्या भुजाएं समानुपाती, क्योंकि और बाकी कोणों के बारे में जिक्र नहीं हो रहा, ना तो इस कोण का पता हम लोगों को, ना इसका पता, ना इसका पता, ना इसका पता, ना इसका पता। ठीक है, हम निकाल भी सकते हैं लेकिन वो टेक्निक अभी आप लोगों के सिलेबस में भी डिस्कस नहीं हुई है, निकाल भी सकते हैं लेकिन वो लंबा हो जाएगा। तो आप सीधी सीधी बात है, भुजाएं समानुपाती देखिए, मैं नामकरण कर रहा हूँ, जैसे इसको हम लिख लेते हैं ABC, PQR, STU आपके पास में। तो आपके पास में होने में कि भुजाएं समानुपाती देखते थे। पहले हम इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ठीक है, T1 और T2 की, T1 और T2 की भुजाओं का अनुपात देखते हैं 3/5, यानी कि ये भुजा बटे ये भुजा बराबर होना चाहिए, ये भुजा बटे ये भुजा यानी कि 4/12 बराबर होना चाहिए 5/13, यानी कि ये भुजा बटे ये भुजा। संगत भुजाएं समानुपाती रहेंगी, 10वीं कक्षा में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो क्या ये बराबर है, यह जाएगा 1/3, ये कतई भी बराबर नहीं है, 3/5 बराबर नहीं हो सकता कभी भी, 1/3 बराबर नहीं हो सकता 5/13 के, तो ये कभी भी समानुपाती नहीं है। इसका मतलब T1 और T2 के बीच में समरूपता का संबंध नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये समरूप नहीं है। तो अब आप चेक करेंगे T1 और T3 को, T1 और T3 के बारे में बात करें, T1 एंड आपके पास में T3, इनकी संगत भुजाएं देख लीजिए, 3 बटा ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा 6 बराबर रहेगी 4 बटा ये वाली भुजा 8 बराबर रहेगी 5/10। अब बिल्कुल साफ दिख रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो ये त्रिभुज आपके पास में कह सकते हैं कि जो T1 है वो समरूप रहेगा T3 के। इसका मतलब संबंध जो किस किस के बीच में रहेगा, केवल पहले त्रिभुज और तीसरे त्रिभुज के बीच में संबंध रहेगा, ये हमारे काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यानी कहने की बात ए एक समुच्चय है आपके पास में, ए एक समुच्चय है आपके पास में जो पॉलीगन्स का है, यानी कि बहुभुजों का है आपके पास में। इसमें P टाइप के एलिमेंट है, सच दैट P क्या है, एक बहुभुज है, एक बहुभुज आपके पास में है। तो ये तो सेट बन गया हमारा ए, बिल्कुल ठीक बात है। और R एक संबंध दिया गया है बेटे, R संबंध दिया है कि इसके अंदर P1 एंड P2 यानी कि दो बहुभुज का कर्मित युग्म है। किस तरीके से, सच दैट कि जो हमारे पास में P1 तथा P2 की भुजाएं समान हैं, P1 तथा P2 की भुजाएं समान है, यानी कि इनके बीच में संबंध है, यानी कि संबंध R के अंदर ऐसे अवयव आएंगे बेटा कि जिनकी भुजाएं हमारे साथ समान रहेंगी, बिल्कुल ठीक बात है। अब इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है। भैया बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग बारी बारी से तीनों कंसेप्ट करेंगे, स्वतुल्य दिखाएंगे, सममित दिखाएंगे, संगर्मक दिखाएंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कई करा दिए। P1 P2 यानी कि P1 और P2 की भुजाएं समान है। इससे पहले भी अभी हमने 11वां क्वेश्चन कराया जिसमें दो बिंदुओं की दूरी मूल बिंदु से समान थी। तो आपको सिर्फ राइटिंग वर्क करना, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 11 के हिसाब से, उसमें बिंदु दिया गया था आपके पास में, और इसमें आपको बहुभुज दिया गया। बहुभुज समझते हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये कुछ भी हो सकते हैं आपके पास में, वो है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने होमवर्क के तरीके से देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर लैंग्वेज नहीं बनी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा,
मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ बेटा क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान क्वेश्चन है, उसको भी हम थोड़ा समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है बेटा कि एक्स वाई तल में, आपको पता है कि कार्टेशियन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास में तल बनता है एक्स वाई। ये वाला तल कौन सा बनेगा? एक्स वाई। इस वाले तल की बात कर रहा है वो, इसमें हमेशा एक्स भी प्लस में रहेगा, वाई भी प्लस में रहेगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो छोटी क्लास में आपने सीखी होगी। मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। इसमें जितनी भी रेखाएं बनेगी, कहीं भी कोई भी रेखा बनेगी आपके पास में इस तल के अंदर, उनका समुच्चय हमें दिया गया है। तो आप समुच्चय ए को परिभाषित कर लें कैसे, कि इसमें बेटे हमारे पास में एल टाइप के एलिमेंट है, एल। ठीक है, एल क्या है? एल एक्स वाई तल में स्थित रेखा है। तो ये मैंने समुच्चय डिफाइन कर लिया जिसके बारे में हम काम करेंगे। संबंध जो दिया गया है आर, वो इस तरीके से दिया गया है कि अगर हम इसके अंदर से दो लाइन लेके चलें L1, L2, ये एक दूसरे संबंध रखेंगी। ये एक दूसरे से क्या रखेंगी बेटे? संबंध रखेंगी। और कब संबंध रखेंगी? ध्यान दीजिएगा कि अगर L1 L2 के समांतर हो, L1 तथा L2 परस्पर समांतर हो आपके पास। किसके हों? परस्पर समांतर हों। परस्पर समांतर का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के समांतर हो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है हम आपके पास में कि L1 L2 आपके पास में R1 रहेंगे सच दैट कि L1 समांतर रहेगी L2 के। ये ऐसे शॉर्टकट में भी आप इसे लिख सकते हो। L1, ये L1 L2 है आपके पास, L1 L2 समांतर रहेगी ये। अब इस संबंध को हमें सबसे पहली बात तो ये है कि तुल्यता दिखाना है। तो तीनों चीज़ों को बारी बारी से दिखाएंगे। सबसे पहले स्वतुल्य दिखा लेते हैं, स्वतुल्यता दिखा लेते हैं। बहुत आसान है। अगर हम एक लाइन लेके चलें ए में से आपके पास में और कहें कि L R में है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि L हमेशा समांतर होती है L के। प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होती ही है, प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर आपके पास में होती है, यानी कि आपके पास स्वतुल्य संबंध ये वेरीफाई है। तो आप लिख सकते हैं इसके बाद में, अतः आर ए के अंदर स्वतुल्य संबंध दर्शाता है। बात करते हैं दूसरे संबंध की बेटा, हमारे पास में वो क्या है? सम्मितता है। क्या है? सम्मितता, या फिर सम्मित संबंध, कुछ भी लिख लीजिए। इसमें अगर हम लेकर के चलते हैं L1 और L2 लेकर के चलते हैं, किसमें से? ए में से। और ये बात करें कि L1 L2 अगर हम बात करें कि वो R में है, इसका मतलब आप लिख लीजिए सामने तुरंत कि हमारे पास में L1 समांतर रहेगा L2 के। अब जब L1 समांतर है L2 के, ये L1 है ये L2 के, तो बात तो सिंपल है कि L2 भी समांतर रहेगा L1 के। दो परस्पर समांतर होंगे ना, एक का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, अकेली तो कभी रेखा कोई समांतर हो ही नहीं सकती किसी अन्य रेखा के। तो हमारे पास में हम इसको लिखा जा सकता है कि L2 समांतर रहेगा L1 के। इसको लिखा जा सकता है कि L2 और L1 जो है वो किस में चले जाएंगे बेटा? वो भी R में चले जाएंगे। तो आपका संबंध जो है सम्मितता वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरे नंबर में हम लोगों को क्या दिखाना होता है? संक्रामकता दिखानी होती थी। संक्रामकता आपके पास में दिखानी होती थी। वो संक्रामकता में L1 L2 L3 ये तीन लाइनें हम लेकर के चलते हैं ए में से। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे पहले देखते हैं क्या L1 L2 R में है, तो इसका रीज़न लिख लीजिए कि L1 समांतर रहेगा L2 के। ठीक है, उसके बाद में बेटे L2, L3 R में है, इसका मतलब रहेगा कि L1 और L2 और L3 समांतर रहेंगे। अब आपको देखना रहेगा कि L1, L3 भी क्या R में जाएगा। इसको देखने का तरीका रहेगा भाई, जब सिंपल सी बात है, आप लोग देख लीजिए कि अगर एक लाइन ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, अगर बीच वाली लाइन को मैं रफ कर दूं तो दोनों तो समांतर आएंगी ही आएंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि L1 समांतर रहेगी L3 के, जो कि सत्य है, जो सत्य है। अतः R जो है ए में संक्रामकता भी दिखाएगा। अगर वो संक्रामकता दिखाएगा तो हम कहेंगे कि तीनों वेरीफाई हो गए हमारे पास में संबंध। तो हम कहेंगे कि जो संबंध R है वो ए के अंदर बेटे तुल्यता संबंध रखेगा। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो रेखा y इज इक्वल, देखो क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद लिखा है कि y इज इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस के 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय लिखिए। इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय हम लोगों को लिखना है। ये बाकी पार्ट, ये पार्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट है। तो अब इसके संबंधित यानी कि इससे संबंध रखने वाली रेखाएं कौन सी होंगी? जो इसके समांतर होंगी। तो हमेशा ध्यान देना है बेटा
कि जो समांतर रेखाएं होती हैं, आपको पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये प्रवणता रूप होता है रेखा का, जिसमें m जो है बेटे वो प्रवणता होती है, यानी कि स्लोप होती है। और अगर रेखाओं की प्रवणता समान हो, यानी कि हमारे पास में ऐसी रेखाएं बना दें हम बहुत सारी, जिनमें हमारे पास में ये m समान रहे, बाकी कुछ भी चेंज होता रहे, यानी कि जैसे y इज इक्वल टू मैं लिख लूँ कि 2x प्लस के 5 लिख दूँ यहाँ पे, या y इज इक्वल टू मैं लिखूँ 2x प्लस के 6 लिख दूँ यहाँ पे, या y इज इक्वल टू 2x प्लस के 1000 लिख दूँ यहाँ पे। तो जितनी भी रेखाएं इस तरीके की बनेंगी, हजारों करोड़ों रेखाएं बन जाएंगी, सारी की आपस में समांतर रहेंगी और एक दूसरे से संबंधित रहेंगी, क्योंकि इनकी जो प्रवणता है, ये जो m है, x का गुणांक जो है वो हमेशा आपके पास में समान रहेगा। तो हम कहेंगे कि ये सारी रेखाएं संबंधित हैं। तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस, ये यहाँ पे कोई नंबर दे दीजिए आप c, ये c कुछ भी हो सकता है, ये c कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके पास में c कोई भी आपके पास में संख्या हो सकती है। तो हम कहेंगे कि ये सारी रेखाएं जितनी इससे बनेंगी वो सारी उस रेखा से संबंधित है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 अब करते हैं आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है। मान लीजिए समुच्चय हमें दिया गया है, एक समुच्चय, इसको नाम दे लेता हूं मैं a, वो समुच्चय है आपके पास में 1 2 3 4, ये समुच्चय है आपके पास में। और इसमें संबंध जो डिफाइन करके दिया है इस भाई ने, ये दिया है 1,2, ठीक है, 2,2, ठीक है, 1,1, 4,4, ये आपके पास में संबंध डिफाइन करके दिया है इन्होंने। और पूछ रहा है, सॉरी और भी हैं इसमें, ठीक है, ये है 1,3, ठीक है, 3,3, ठीक है आपके पास में, और 3,2, ये आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि आर स्वतुल्य सममित, ये आपको चेक करना है। आप आसानी से चेक कर सकते हो, पहले सारे चेक कर लो, सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करो, फिर उसके हिसाब से आप आंसर देंगे। स्वतुल्यता का मतलब है कि प्रत्येक अवयव इसका अपने आप से संबंधित होना चाहिए, कि 1,1 भी होना चाहिए आर के अंदर, 2,2 भी आर के अंदर होना चाहिए, और 3,3 भी आपके पास में आर के अंदर होना चाहिए, 4,4 भी आपके पास में आर के अंदर होना चाहिए। है ये सब लोग? बिल्कुल है। 1,1 भी है, 4,4 भी है, 3,3 भी है, लेकिन 2,2 भी है, 2,2 भी इसमें है। तो मतलब स्वतुल्यता तो है इसके अंदर। उसके बाद में है सममितता के लिए, हम अगर 2 एलिमेंट लेके चलें, जैसे आपके पास में कोई भी 2 एलिमेंट लेके चलें, कि अगर सममितता के लिए है ना, सममितता, इसमें जैसे मान लिया मैं लेके चलता हूँ 1,2 लेकर के चलता हूँ आर में से, क्या 2,1 आर में है? देखिए जरा, 2,1 आर में है? नहीं है, 2,1 आर है, इसका मतलब इसमें सममितता प्रदर्शित नहीं रहेगी। तो पहले क्वेश्चन तरीके से आप लोग क्या करेंगे, संक्रामकता चेक कर लेंगे इसमें, तो इसका आंसर जो बनेगा वो दूसरा बनेगा, क्योंकि इसमें सम्मित नहीं है। सम्मित केवल एक में ही नहीं है। देखो ऑप्शन अगर आप 4 देखो इसमें जो दिए गए हैं, इनमें केवल बी ऑप्शन में आपके पास में दिया गया है कि सम्मित नहीं है। हमारा सम्मित आ ही नहीं रहा है आपके पास में, तो यानी कि सम्मित है पहले वाला आंसर। दूसरा जो बी आंसर है स्वतुल्य संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। संक्रामक आप लोग खुद चेक करके देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक बहुविकल्पीय प्रश्न है कि संबंध दिया है इन्होंने, और आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा आर में रहेगा, वो आप लोग खुद सोचना। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा और उससे आप लोग क्वेश्चन को सोचिएगा। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम जो नई वीडियो लेकर के आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन जरूर, बेल जरूर दबा दें, ताकि आपको पता चलता रहे वीडियो कब आएगी। फंक्शन को लेकर के अब जिक्र होगा नेक्स्ट वीडियो से, फलन आपके पास में, और फलन से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी। अगर आप केवल 12th के बारे में सोच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ाई भी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स को लेकर के, तो ये संबंध और फलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।